My dear students, very good morning to all of you in your biome, academic and spiritual science classes. My 12th class dear students, in your chapter of evolution, today and now we shall talk about the evidences for evolutions. How much evidences are currently given in our NCERT book for evolution? Dear students, in sense of evolution, we have to study about there are in our NCERT there are mainly 4 types of evidences. हमारे 12th क्लास NCERT के इवोल्यूशन विकास वाले चैप्टर में 4 प्रकार के एविडेंस के बारे में चर्चा की गई है और ये जो एविडेंसेस हैं वो पहला है पैलेंटोलॉजी से। पहला एविडेंस क्या है? पैलेंटोलॉजी से। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पैलेंटोलॉजी, पहला एविडेंस पैलेंटोलॉजी से है। पैलेंटोलॉजी क्या है? पैलेंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी रीड अबाउट द फॉसिल्स। फॉसिल्स के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं इस ब्रांच में, पैलेंटोलॉजी में। तो पैलेंटोलॉजी में जो हमें सबसे ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग प्रूफ मिलता है एवोल्यूशन का, वो फॉसिल से मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, फॉसिल्स क्या हैं? आपको जानना चाहिए कि फॉसिल्स क्या होते हैं कि जब हजारों हजार साल पहले जो जीव एकाएक मर गए हैं और मर करके क्या किए हैं, वो मिट्टी के सेडिमेंट्री रॉक्स में दफन हो गए हैं, तो ये क्या होते हैं, वो आफ्टर पासिंग टाइम दे कन्वर्ट्स इनटू स्टोन। तो बॉडी के जो हार्ड पार्ट्स होते हैं वो स्टोनिफाई हो जाते हैं और वही प्रूफ के रूप में, फिजिकल एविडेंस के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, जिसके कार्बन डेटिंग से हम लोग क्या करते हैं कि उसके एज को निकालते हैं और एज से हम उस ईरा या इपोक का कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ से जो 10,000 साल के पुराने अगर कोई एविडेंस मिलते हैं तो उनकी एज तो नहीं मिल पाती है, लेकिन उनके लिए और भी तरीके हैं, कार्बन डेटिंग से भिन्न तरीके भी हैं, जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि उनके एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअली कार्बन डेटिंग जो सिस्टम है ना, वो C14 कार्बन 14 एक प्रकार का रेडियो है। हमारी बॉडी में कितना परसेंटेज उसका है, कितना अमाउंट है, उस आधार पर हम कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि कार्बन C14 का क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड जो है, उस आधार पर उसका हम कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए जरा हम मेन पॉइंट पर फोकस करें। फ्रॉम फॉसिल्स, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉसिल्स, यानी जीवाश्मों के अध्ययन से हम क्या करते हैं, इस प्रूफ को कलेक्ट करते हैं। अब ये फॉसिल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो क्या होते हैं? फॉसिल्स आर द प्रिजर्व्ड रिमेन्स आर ट्रीज ऑफ ए प्लांट आर एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फ्रॉम ए पास्ट जियोलॉजिकल एज टिपिकली मोर देन 10,000 years old is known as fossil, ठीक है। क्योंकि 10,000 साल से ज़्यादा का अगर फॉसिल होगा तो उसकी कार्बन डेटिंग से रिजल्ट नहीं मिल पाता, उसके लिए दूसरे तरीके अपनाने पड़ते हैं। दूसरी बात, इसमें जो फॉसिल की जो एज टाइम कैलकुलेशन करते हैं वो बाय रेडियो एक्टिव डेटिंग एनालिसिस, दैट इज कार्बन 14 के हाफ लाइफ से जो है उसका कैलकुलेशन करते हैं। और ये जो फॉसिल मिलता है, दिस प्रूव्स दैट fossils present in different layer of sedimentary rocks indicates what? Indicates that fossils indicates following. What indicates? ये फॉसिल जो डिफरेंट सेडिमेंट्री रॉक से मिलते हैं, ये क्या बताते हैं? डिफरेंट लेयर फॉसिल्स एक्सप्लेन्स डिफरेंट इपोक आर इरा ऑफ फॉसिल। ये डिफरेंट इपोक, इरा, युग या काल को जो है बताते हैं। फॉसिल इंडिकेट्स वेरिएशंस एमंग ऑर्गेनिज्म। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म में ये फॉसिल क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म के बारे में कहानी बताते हैं। वो ये बताते हैं जैसे आज कोई जीव है, अगर उससे कोई फॉसिल्स के सिम्टम्स मिल रहे हैं तो इससे ये डिफरेंस होता है कि आज के उस एनिमल में या प्लांट में और इसकी 10,000 से या 20,000 या लाखों मिलियंस ऑफ ईयर्स
बैक उसमें क्या डिफरेंसेस थे। तो वेरिएशंस, ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस को क्या करता है, ये इस्टेब्लिश करता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, ऑल द लिविंग दैट वी सी टुडे वेयर नॉट सेम एज टुडे एंड डाइवर्सिटी वाज नॉट द सेम। क्या बता रहे हैं, ये फॉसिल ही प्रूव करते हैं कि कोई लिविंग जो इस समय आज है वो ऐसा ही पहले नहीं था। जो आज वेरिएशन है ये वेरिएशन वैसा ही नहीं था इसके पहले। इसके बाद लाइफ ऑफ अर्थ इज ओल्डर टू 4000 ईयर्स। अभी जो प्रिज्यूम किया जा रहा था या जो स्पेशल क्रिएशन थियरी में कह रहे थे कि लाइफ, अर्थ की जो लाइफ जो 4000 ईयर बता रहे थे, ये 400 साल 4000 साल पुरानी है। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है, यानी 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है हमारी अर्थ। ठीक है, अगले पॉइंट पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर जरा देखिए, व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। हमारी एनसीईआरटी में क्या कह रहे हैं कि हमारी एनसीईआरटी में बता रहे हैं कि evidences that evolution of life from has indicated taken place on earth has came from many quarters. Fossils are remains of hard, ये देखिए, fossils are remains of hard part of life forms found in rocks from sedimentary and a cross section of earth's crust indicates the arrangement of sediments on over the other during the long history of earth. Different aged rocks sediments contains fossils of different life forms who probably died during the formation of the particular sediment. Okay, लाइनें तो सब कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। Some of them appear similar to modern organism, they represent exist organism, that is dinosaurs. A study of fossils in different sedimentary layers indicates the geological period in which they exist. ठीक है, ये जो डिफरेंट जिस रॉक से अगर कोई फॉसिल मिला तो ये उस फॉसिल के उस एज को बताता है, और उससे रिलेटेड जो लिविंग्स हैं ये बताते हैं कि ये आज से बहुत साल पहले वो कैसे किस अवस्था में रहे होंगे। द स्टडी शोज दैट द लाइफ फॉर्म्स वेराइड ओवर टाइम एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पॉन्स। Hence, new forms of life have arisen at different time in history of Earth. Okay, all this called paleontological evidences. Do you remember how the age of the fossils are calculated? बताया गया है, that is the carbon dating system. Do you recollect the method of radioactive dating and principle behind the procedure? Yes, कार्बन डेटिंग जो C14 रेडियो एक्टिव है उसकी जो हाफ लाइफ पीरियड है उससे जो है हम फॉसिल्स के लाइफ को कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा ये हमारी एनसीईआरटी में जो कुछ पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में बताया गया वो ये है जिसका एग्जिस्ट इसके पहले हम लोग जो है फाइंड आउट किए थे। आइए नेक्स्ट पेज को देखते हैं। यहाँ पर डायनासोर्स के कुछ फॉसिल्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देखिए फिगर में मैं समझता हूँ आप अच्छी तरह इस बात को देख पा रहे होंगे कि डायनासोर्स कैसे दिख रहे हैं। यस, तो फिगर में आपको क्लियर है, थोड़ा सा जूम करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर बेस में क्या है, ब्रैकियोसॉरस। ये ब्रैकियोसॉरस देख रहे हैं, ये क्या था, हर्बिवोर्स था। ये ब्रैकियोसॉरस जो है इससे आकर के जो है ये टायरेनोसॉरस का जो है विकास हुआ, जो 20 फीट लगभग लंबा था और कार्निवोरस था। इसने पूरी धरती पर आतंक मचा दिया था। वो जो आप जुरासिक पार्क देखें इसी का आतंक उसमें जो दर्शाया गया है। इसके बाद देखिए स्टेगोसॉरस, ये देखिए इसमें कितने क्रेस्ट हैं। इससे क्या हुआ, इससे जाकर के टेरोप्टोरस का जो है ये डेवलपमेंट हुआ। और यहाँ से देखिए
एक ब्रांच यहाँ से निकलती है आर्कियोप्टेरिक्स, जिसमें जो एवीज और रेप्टाइल्स के बीच का लिंक था, इससे आकर जाकर के आगे जो है वो मैमल्स डेवलप हुए होंगे। इसके बाद यहाँ देखिए ये क्रोकोडेलियन, ये जो था ये मेमेलियन था, इसमें एक्वेटिक रेप्टाइल्स था, और इससे जाकर के टेरोडॉन का डेवलपमेंट हुआ, और इससे जाकर के आगे जो आज के रेप्टाइल्स हैं उसका डेवलपमेंट हुआ होगा। तो ये हिस्ट्री इस बात को एक्सप्लेन करती है। आगे अगर आप देखें तो दूसरा एविडेंस है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस को अर्नेस्ट हैकेल ने प्रपोज किया था, और एम्ब्रियोलॉजिकल ये अर्नेस्ट हैकेल क्या कर बोल रहे हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेजेस आर कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट्स। क्या कह रहे हैं कि ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होते हैं वर्टिब्रेट्स में, वो सब क्या होते हैं, वो आपस में स्ट्रक्चर में कॉमन होते हैं, और वो जो है आगे चल करके टू ऑल वर्टिब्रेट्स दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट्स, जो आगे चल करके एडल्ट्स में एब्सेंट हो जाते हैं। जबकि ये कुछ वर्टिब्रेट्स जैसे कि फिशिस हो गए उसमें डेवलप है, एम्फीबियन है उसके टेडपोल कंडीशन में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होते हैं कि ये मोर ओवर एब्सेंट होते हैं, जबकि कुछ में ये प्रेजेंट होते हैं। वेस्टेजियल गिल स्लिट्स, ये जो गिल स्लिट्स होता है ये फिश में भी मिलता है और जो है एम्फीबियन में मिलता है, लेकिन रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स में ये नहीं मिलता है। तो जस्ट बिलो द हेड, वेस्टेजियल गिल स्लिट्स जस्ट बिलो द हेड इन ऑल वर्टिब्रेट्स बट फंक्शनली ओनली इन फिश। लेकिन यह केवल फंक्शनली क्या होता है, केवल फिश में ही रहता है, या टैडपोल या फ्रॉग के टैडपोल स्टेज तक ही। एम्फीबियन में जो टैडपोल स्टेज होती है उसमें गिल प्रेजेंट होता है, जबकि एवीज में, रेप्टाइल्स में, एवीज में और मैमल्स में एब्सेंट हो जाता है। तो यह जो ऊपर जो थीसिस कही जा रही है ये क्या प्रूव करती है, ये प्रूफ ये करती है कि एंडोजेनी रिपीट्स फिलोजेनी, यानी प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में अपनी पूर्वावस्था को दोहराता है। इसका मतलब क्या हुआ, फिलोजेनी जो फिजिकल कैरेक्टर्स हैं, किसी भी लिविंग्स, किसी भी लोअर लिविंग्स के जो कैरेक्टर होते हैं वो हायर लिविंग्स में किसी न किसी स्टेज में अपने को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। लेकिन इस थीसिस को कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा कि एम्ब्रियोस नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स। तो इस प्रकार से इस थ्योरी को उन्होंने रिजेक्ट किया। आगे पॉइंट पर अगर हम ध्यान दें तो ध्यान रखिए, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन के बारे में हमारी एनसीईआरटी क्या बोल रही है, लिख रहे हैं कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज आल्सो प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट, also proposed by what, अर्नेस्ट हैकेल, ठीक है। based upon the observation of certain features during the embryonic stage common to all vertebrates that are absent in adults, ठीक है। For example, the embryos of all vertebrates including human develops a row of vestigial gill slits just behind the head, but it is a functional organ only in fish and not found in any other adult vertebrates, ठीक है। However, this proposal was disapproved on careful study performed by Carl Ernst Beer, ठीक है, Beer. He noted that embryos never pass through the adult stage of other animals, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये देख रहे होंगे कि जो भी नोट्स आपको फ्लो चार्ट में मिल रहे हैं वो सब एनसीईआरटी की लाइन है। अब ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दिया गया, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर ये डिफरेंट लिविंग्स के ये हैं, ये ह्यूमन का एम्ब्रियो है एडल्ट कंडीशन में, ये देखिए, ये इनको देखिए, इनको देखिए, इनको देखिए, इनको देखिए, फिश, रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स, इसमें क्या है, ये सब एक इनिशियल स्टेज में क्या है, ये सब अब क्या है, कॉमन है। हमें अब मुझे लग रहा है कि फिगर आपको जो है पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं।
अब हमें क्या देखना है, एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी। जीवों में जो तुलनात्मक अंगों के प्रमाण होते हैं उसके आधार पर हम जो है एविडेंस को कलेक्ट करेंगे। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी में हम दो प्रकार की एविडेंस लेंगे। मॉर्फोलॉजी से लेंगे, यानी किसी जीव की जो बाह्य संरचना होती है उस बाह्य संरचना के आधार पर, उस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के आधार पर उसको होमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और यह होमोलॉजी क्या करता है, ये होमोलॉजी जो है ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। यस, आर यू डिस्टर्बिंग? ये होमोलॉजी जो क्या करता है, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी लिविंग का किसी एक एंसेस्टर से एज पर द सर्कमस्टांसेस और द हैबिटेट और द एनवायरमेंटल सिचुएशन, दे व्हेन दे अडॉप्ट द दैट सिचुएशन they generally modify their body, okay, therefore they can exist in the nature and thus they are evoluted from a one parent। तो इसमें क्या होता है, इसमें किसी एक सेंट्रल पॉइंट से क्या होता है कि लिविंग्स जो है जब डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाते हैं तो उस डिफरेंट एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने के लिए वो अपने को अडॉप्ट कर लेते हैं। और अडॉप्ट करने के आधार क्या होता है, डिफरेंट प्रकार के लिविंग्स का जो है डिफरेंट स्पीसीज में उनके क्रोमोसोमल नंबर चेंज हो जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो या उनके स्ट्रक्चर सेम होते हुए भी उनके फंक्शन क्या होते हैं, बदल सकते हैं, या फंक्शन उनके सेम होंगे, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो इस आधार पे जो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस हमको मिलता है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। और जो एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल, जो एनाटॉमिकल एविडेंस हमको मिलता है ये एनालॉजी कहलाती है और यह कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करती है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ये जो मॉर्फोलॉजी, होमोलॉजी या एनालॉजी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बेटा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई साल, इसलिए इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। तो ये जो दोनों जो एविडेंसेस हैं, इसके अगले स्लाइड पे इसके हम डिटेल में चर्चा करते हैं। ये शोज सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज एमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ टुडे। आज के जो जीव हैं इनके बीच में क्या होता है, ये होमोलॉजी या एनालॉजी। होमोलॉजी स्ट्रक्चर वाइज क्या करता है, सिमिलरिटी शो करता है, फंक्शन वाइज डिसिमिलरिटी शो करता है, जबकि एनालॉजी फंक्शन वाइज जो है वो सिमिलरिटी शो करता है, स्ट्रक्चर वाइज सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी को शो करता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्या करती हैं, शोज सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी एमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ टुडे एंड दोज दैट वेयर एग्जिस्ट ईयर्स अगो। जो कई साल काफी पहले थे उनसे सिमिलरिटी, जो हमारे एंसेस्टर हैं जो पहले थे, एग्जिस्ट कर रहे थे, उनसे संरचना के आधार पर समानता या कार्य के आधार पर समानता को क्या करते हैं, ये एक्सप्रेस करते हैं। सच सिमिलरिटीज कैन बी interpreted to understand whether common ancestors were shared or not। इसका मतलब क्या है, ये जो सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी मिलती हैं ये प्रमाणित करती हैं कि हमारे जो एंसेस्टर थे, एंसेस्टर से उनके स्ट्रक्चरल कैरेक्टर इस जो मॉडिफाई या जो नई न्यू लिविंग है, न्यू स्पीसीज है, उसमें शेयर हुआ या नहीं हुआ, संरचना वाइज या स्ट्रक्चर वाइज। तो ये चीजें ये प्रमाणित करती हैं। अगले पॉइंट पर अगर हम फोकस करें तो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज इंडिकेट्स होमोलॉजी। जीवों में जो बाह्य संरचनाएं होती हैं वो होमोलॉजी को रिप्रेजेंट करती हैं एंड दैट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को एक्सप्रेस करती हैं। अब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, उसके कुछ क्या एग्जांपल है, जैसे सिमिलरिटी इन फोर लिम्ब। ये जो फोर लिम्ब है, फोर लिम्ब वर्टिब्रेट्स के, कुछ वर्टिब्रेट्स में फोर लिम्ब के आधार पर हम स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी को देखते हैं, लेकिन फंक्शनल क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। तो कोई भी स्पीसीज, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज, अगर उनमें स्ट्रक्चर वाइज कोई सिमिलरिटी है लेकिन फंक्शन वाइज अगर डिसिमिलरिटी है तो वो क्या कहलाती है, वो होमोलॉजी कहलाती है और होमोलॉजी कहलाती है। जैसे देखिए व्हेल, बैट, चीता और ह्यूमन, इसमें आप क्या देखेंगे, द सिमिलर स्ट्रक्चर विथ डिफरेंट फंक्शन डेवलप्स along different direction
ड्यू टू एडाप्टेशन ऑफ डिफरेंट नीड। हुआ क्या, ये विभिन्न जीवों में क्या था, इस लगता है कि सभी एक ही एंसेस्टर से डेवलप हुए होंगे। और ये क्योंकि इनमें जो सिमिलरिटी मिली है फोर लिम्ब को लेकर के, फोर लिम्ब की जो बोन्स हैं, जो इसमें है वही इसमें है, वही इसमें है, वही इसमें है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज उसमें क्या हुआ, डिफरेंट हुआ। क्यों डिफरेंट हुआ कि ये लिविंग्स जिस हैबिटेट को एडॉप्ट किए उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग टू ये अपने को मॉडिफाई किए, एडाप्टेशन के अपने को मॉडिफाई किए, और वो मॉडिफिकेशन क्या हुआ, उनमें परमानेंट हो गया, जेनेटिक लेवल पे हो गया। अब वो न्यू स्पीसीज हो गए। न्यू स्पीसीज होने से क्या हुआ, जिस हैबिटेट में रह रहे थे उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग टू उनका फंक्शन हो गया, यानी स्ट्रक्चर तो सेम था लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो गया। तो ये कहलाएगा दीज आर द, ये फोर लिम्स ऑफ व्हेल, बैट, चीता एंड ह्यूमंस आर द होमोलॉगस ऑर्गन्स। इनको होमोलॉगस ऑर्गन कहलाएगा। और ये आपस में जो इंटेंसिटी शो करते हैं, इंटीमेसी शो करते हैं, ये होमोलॉजी कहलाती है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, देयरफॉर इट इंडिकेट्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इन सच होमोलॉगस ऑर्गन्स। इन ऑर्गन्स में क्या हुआ, ये क्या कर रहा है, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहा है। क्यों, जरा समझिए। मान लीजिए इन चारों के 1 2 3 4 व्हेल, बैट, चीता और ह्यूमन, इन सब का जो वर्टिब्रेट था एंसेस्टर, जिसमें कि क्या था, ह्यूमरस था, रेडियो अल्ना था, ठीक है, कार्पसेल्स था और मेटाकार्पसेल्स था और फैलेंजेस थे। इस सारे कैरेक्टर के साथ ये इस एंसेस्टर में ये फुल्ली डेवलप था, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि अपने नीड के अकॉर्डिंग टू, कौन सा नीड, नीड ऑफ फूड, नीड ऑफ ब्रीडिंग एंड नीड ऑफ सेफ्टी। तो कोई भी जीव अपना जो हैबिटेट चेंज करता है उसके 3 ही फंडामेंटल बेस होते हैं, या तो वो फीडिंग के लिए अपना हैबिटेट चेंज करता है, या ब्रीडिंग के लिए, या सेफ्टी के लिए। ओवरऑल इन तीनों के लिए वो चेंज करता है। तो सपोज हो सकता है कि इस स्थान पर जब फूड की, ब्रीडिंग की या सेफ्टी की कोई असुविधा उत्पन्न हुई होगी, तो यहाँ से क्या होंगे, यहाँ से कोई वाटर में चला गया होगा, कोई लैंड पे चला गया होगा, कोई एयर को अपना सपोर्ट बना रहा होगा, ठीक है, कोई जो है। तो जो वाटर में गया, वाटर में जाने वाला क्या काम किया, वो एक्वेटिक हुआ, वो व्हेल के रूप में अपने को डेवलप किया, अब आप देखिए इवोल्यूशन क्या हुआ, एक एंसेस्टर से यहाँ पे व्हेल गया, दूसरा एंसेस्टर क्या हुआ, लैंड पे आया, लैंड पे आकर के क्या हुआ, किसी ने जंगल का चयन किया, चीता हुआ। तो किसी ने क्या काम किया कि लैंड को, ओवरऑल पूरे लैंड को हर जगह अडॉप्ट करने की कोशिश किया, वो ह्यूमन हुआ। और इसमें से किसी ने क्या काम किया, एयर, एनवायरनमेंट को क्या किया, या हैबिटेट को सेलेक्ट किया, वो क्या हुआ, बर्ड हो गया। तो इस प्रकार से क्या देख रहे हैं, एक ही जीव, एक ही एंसेस्टर से, एक ही पूर्वज से, जिसमें ये सारे लक्षण थे, ये अपने नीड को कंप्लीट करने के लिए जब उन्होंने डिफरेंट एनवायरनमेंट को सेलेक्ट किया, तो वहां जब उन्होंने उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट किया, तो उनमें क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हो गया, उनमें परमानेंट मॉडिफिकेशन हुआ, और वो इससे इनका जीन चेंज हो गया। जीन चेंज हो जाने से क्या हुआ कि वो जो है वो अलग अलग जातियां बन गई। अब ये एक ही से ये जात बनी, एक ही से ये जात बनी, एक ही से ये जात, एक से ही एक ये स्पीसीज बने। अब ये क्या हो सकते हैं, ये आपस में इंटरक्रॉस नहीं कर सकते, इनके जेनेटिक नंबर, इनके क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट हैं, ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, इसलिए ये न्यू स्पीसीज हैं। लेकिन इस न्यू स्पीसीज का जो इवोल्यूशन हुआ वो कहां से हुआ, किसी एक सेंट्रल पॉइंट से हुआ। एक सेंट्रल पॉइंट से ये क्या हुआ, ये डाइवर्ज हुए, क्या हुए, डाइवर्ज हुए। कोई इधर गया तो कोई इधर आया, कोई इधर आया तो कोई इधर गया। एक सेंट्रल पॉइंट से ये क्या हुआ, ये डाइवर्ज कर रहा है, अपसारी फैल रहा है, ठीक ना। अब ये होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, अगले स्लाइड पर हम लोग इसको देखते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, होमोलॉगस ऑर्गन जैसे व्हेल, बैट, चीता और ह्यूमरस में, यहाँ क्या क्या, ह्यूमरस, इन सब के व्हेल, बैट, चीता और ह्यूमन,
इन सब की जो होमोलॉगस ऑर्गन एक है वो है फोरलिम्ब। फोरलिम्ब का, इस फोरलिम्ब का ह्यूमरस, रेडियोल्ना, कार्प सेल्स, मेटाकार्प सेल्स, फेलेंजेस, ये सब क्या होते हैं? सब में स्ट्रक्चर वाइज सेम है, सब में स्ट्रक्चर वाइज सेम है, लेकिन फंक्शन एज पर देयर हैबिटेट वो चेंज है। यही तो उनकी अनुकूलता थी, यही उनका एडाप्टेशन था, जिसकी वजह से वो चेंज हो गया। जैसे व्हेल का जो फोरलिम्ब था वे स्विमिंग के काम आया, बैट का जो फोरलिम्ब था फ्लाइंग के काम आया, चीता का फोरलिम्ब रनिंग के काम आया, और ह्यूमन का फोरलिम्ब कैचिंग के काम आया। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चरली इन सब में फोरलिम्ब सिमिलर है, लेकिन फंक्शनली डिफरेंट है। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये होमोलॉगस ऑर्गन कहलाएंगे। और इस प्रकार का जो इसमें इवोल्यूशन, ये किस प्रकार की इवोल्यूशन को शो करते हैं? ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं, जिसका अभी पीछे हम लोगों ने चर्चा की है। इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिगर में स्पष्ट दिया गया है, यहाँ पे फिगर में स्पष्ट ढंग से दिया गया है। ये आप देखिए, ये मैन का, ह्यूमन का ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्प सेल्स, मेटाकार्प सेल्स और फेलेंजेस। इसमें भी ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्प सेल्स, मेटाकार्प सेल्स एंड फेलेंजेस। यहाँ पर भी देखिए, व्हेल का ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्प सेल्स, मेटाकार्प सेल्स एंड फेलेंजेस। बैट में देखिए, ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, इसके बाद मेटाकार्प सेल्स और फेलेंजेस। ये सब में क्या है? सब में सिमिलरिटी है, लेकिन फंक्शन क्या है? सबका अलग अलग है। इसलिए सभी क्या है? सभी जो है ये होमोलॉगस ऑर्गन है। और ये होमोलॉगस ऑर्गन होते हुए क्या है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहे हैं। आगे देखिए, कुछ और एग्जांपल हैं। कुछ और एग्जांपल में आप देखिए, कुछ और एग्जांपल में यहाँ देखिए, ह्यूमन का हार्ट नहीं बल्कि हार्ट किसका? फिश का, एम्फीबियन का, रेप्टाइल्स का, एबीज का, ह्यूमन का। ये भी देखिए, इसमें क्या है? फिश का ह्यूमन 2 चैम्बर, एम्फीबियन का 3 चैम्बर, रेप्टाइल्स का 3 and 4 चैम्बर, सभी रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर, एबीज में 4 चैम्बर और ह्यूमन में 4 चैम्बर होता है। तो यहाँ क्या आप देख रहे हैं? यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हार्ट का फंक्शन स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 3 and 4 चैम्बर एंड 4 चैम्बर, 4 चैम्बर, स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन वही है, ब्लड की पंपिंग करना। तो इसलिए ये भी क्या है? होमोलॉगस है। इसके बाद जो ब्रेन है, ब्रेन में भी क्या है? ब्रेन के भी जैसे जैसे लिविंग्स डेवलप कर रहे हैं वैसे वैसे उनका ब्रेन भी डेवलप होता चला जा रहा है। तो वहां पर भी क्या है? स्ट्रक्चर में, साइज में डिफरेंस है, लेकिन फंक्शन वही, क्या? जो दिमाग का काम है, कंट्रोलिंग द ऑल द नर्वस सिस्टम। ये भी क्या हुआ? होमोलॉगस ऑर्गन हुआ। इसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल है प्लांट के, जैसे थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंडिल ऑफ कुकुरबिटा। ध्यान रखिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये बोगनवेलिया है। बोगनवेलिया का जो एक्सियल बर्ड है, एक्सियल बर्ड, ये किस में बदल गया? थार में बदल गया। ये देखिए, ये थार में बदल गया है। एक्सियल बर्ड किस में बदल गया? थार में बदल गया। जबकि सेम ओरिजिन यही एक्सियल बर्ड जो कुकुरबिट्स हैं, कुकुरबिट्स में क्या हुआ? ये देखिए, यहाँ पर ये किस में? टेंडल में चेंज हो गया। ये यहाँ पे टेंडल में चेंज हो गया है, ये टेंडल में चेंज हो गया। तो क्या बता रहे हैं? स्ट्रक्चर में सेम, ओरिजिन में सेम, सब एक्सियल बर्ड से डेवलप हुए हैं, लेकिन फंक्शन अपने एडाप्टेशन, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने अनुकूलता के लिए, जिस क्लाइमेक्स में ये जिस हैबिटेट में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टू, ये अपने को ग्रेजिंग से बचाने के लिए अपने को थॉर में कन्वर्ट कर लिया, और ये क्लाइम करने के लिए इसको टेंडल में कन्वर्ट कर लिया। तो ये भी क्या कर रहे हैं? ये भी होमोलॉगस ऑर्गन के एग्जांपल रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटा आइए कुछ हम लोग आगे चलते हैं। अब एनाटॉमिकल सिमिलरिटीज के बारे में करेंगे, यानी एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन वो होते हैं जो फंक्शन में सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं। जो
जीवों में या डिफरेंट टाइप की स्पीसीज में ऐसे ऑर्गन्स जो स्ट्रक्चर में तो डिफरेंट होते हैं लेकिन फंक्शन में सेम होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स एनालॉगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। और एनालॉगस ऑर्गन क्या करती है, ये हमेशा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। कैसे, जरा देखिए, यहाँ हमारी एनसीईआरटी क्या नोट बता रही है कि ये जो एनाटॉमिकल सिमिलरिटीज हैं या जो एनालॉजी है, ये जो है इंक्लूड क्या करती है, ये है क्या। पहली बात तो ये जानेंगे ये क्या होती है, पहले हम इसको जान लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये है क्या, पहले ये जानेंगे। ऑर्गन्स सिमिलर इन फंक्शन बट डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर आर नोन एज एनालॉगस ऑर्गन्स एंड द टेंडेंसी to develop of such organs is known as analogy. तो analogical organs were developed as per habitat of organism, but by changing environment they change their function adapt situation for that habitat। यानी स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, फंक्शन में सेम है, एक ही एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो एक ही एनवायरनमेंट में, जबकि डिफरेंट स्पीसीज में कोई डिफरेंट ऑर्गन जब एक ही हैबिटेट में होंगे तो उस हैबिटेट को अडॉप्ट करने के लिए क्या करते हैं, वे अपने ऑर्गन्स को मॉडिफाई कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में वो डिफरेंट होते हैं लेकिन एक ही प्रकार के फंक्शन के लिए वो क्या होगा, वो अपने को मॉडिफाई कर लेते हैं, तो फंक्शन में वो सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, यानी अगर इवोल्यूशन कहा जाए तो इवोल्यूशन यहाँ क्या होता है, डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, वो अपने डिफरेंट एंसेस्टर से आए लेकिन किसी एक हैबिटेट में आकर के वो क्या किए, वो एक ही प्रकार के फंक्शन को करने के लिए अपने को मॉडिफाई कर लिए, इवॉल्व कर लिए, अपने को विकसित कर लिए। तो क्या हुआ, इनका एंसेस्टर वहाँ, उनका एंसेस्टर वहाँ, इनका एंसेस्टर वहाँ, लेकिन सबके एंसेस्टर से जो प्रोजेनी आई, जो संतानें आई, वो धीरे धीरे एक ही हैबिटेट को अडॉप्ट करने के लिए वो सिमिलर फंक्शन वाली हो गई। तो ये क्या हुआ, ये एनालॉगस हुआ। आइए कुछ इसका एग्जांपल देखते हैं। आगे क्या लिख रहे हैं कि दीज इवेंट्स प्रूव कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यस, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देखिए जैसे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स, ध्यान रखिएगा। यहां देखिए, यहां ये एक क्या है, एनवायरनमेंट है। बटरफ्लाई अपने एंसेस्टर से यहां आई, आकर के उसके जो पंख थे वो डिफरेंट स्ट्रक्चर के हैं, डिफरेंट कैरेक्टर के हैं, लेकिन यहां से फिर क्या हुआ, ये बर्ड्स आ गई। बर्ड्स जो है यहां से आई, वो भी दूसरे एंसेस्टर से आई, लेकिन आने के बाद इस एयर में जब आई, इस ओपन एयर में, तो ओपन एयर में दोनों को रहना था, तो इसने क्या किया, अपने विंग्स को, आपने क्या किया, बटरफ्लाई ने अपने कुछ ऑर्गन्स को मॉडिफाई कर लिया। स्ट्रक्चर में तो डिफरेंट है लेकिन फंक्शन में सेम है, यानी वो भी फ्लाइंग के काम आ रहा है, वो भी फ्लाइंग के काम आ रहा है। और बर्ड्स का जो पंख है वो उड़ने के काम आ रहा है, ये उड़ने के काम आ रहा है। तो क्या हुआ, दोनों में स्ट्रक्चर में डिफरेंस तो है लेकिन फंक्शन में समानता है। अब जरा देखिए, इनके एंसेस्टर कहाँ हैं, यहाँ बैठे हैं, इनके एंसेस्टर कहाँ हैं, यहाँ बैठे हैं, लेकिन दोनों आकर के किसी एक लोकेशन पर सेम फंक्शन शो कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इवोल्यूशन क्या हो रहा है, डिफरेंट सोर्स से क्या आ रहा है, किसी एक पॉइंट पर इवोल्यूशन हो रहा है। तो इवोल्यूशन का डायरेक्शन किधर हुआ, फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड। तो इस प्रकार से ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ। आगे देखिए, आईज ऑफ ऑक्टोपस, ऑक्टोपस की आंख और मैमल्स की आंख क्या होते हैं, स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं लेकिन फंक्शन एक ही है, दोनों सभी देखने का काम करते हैं। ऑक्टोपस क्या हुआ, ऑक्टोपस मोलस्का फाइलम, मैमल मैमेलिया का, बहुत कितना डिफरेंस है, लेकिन दोनों एक पॉइंट पे आकर के फॉर द एट द पॉइंट ऑफ विजन दोनों का काम क्या है, देखना है। स्ट्रक्चर में डिफरेंस है लेकिन फंक्शन में समानता है। तो ये भी दोनों क्या होते हैं, ऑक्टोपस और मैमल्स की आइज क्या है, ये एनालॉगस ऑर्गन्स के एग्जांपल हैं। इसके बाद पेंगुइन जो बर्फीले सागर के यानी महासागरों के किनारे रहती है, और डॉल्फिन जो खुद पानी में रहती है। ये बर्ड है और ये मैमल है, कैसा, एक्वेटिक मैमल। दोनों क्या हैं, दोनों
कैरेक्टर, उनका जो फ्लिपर होता है तैरने वाला, उनका जो फ्लिपर, इनका पंख और उनका फ्लिपर क्या है, स्ट्रक्चर में अलग अलग होते हैं लेकिन फंक्शन दोनों का एक है, क्या स्विमिंग। तो इस प्रकार से ये पेंगुइन का फ्लिपर और डॉल्फिन का फ्लिपर क्या होता है, वो किसके एग्जाम्पल हैं, वो एग्जाम्पल हैं किसके, एनालॉजी के। इसके बाद देखिए स्वीट पोटैटो यानी जिसको कहते हैं जमीकन, उसका रूट और पोटैटो क्या है, नेचर से स्टेम है लेकिन दोनों अंडरग्राउंड होते हैं, एक ही अंडरग्राउंड होते हैं, एक ही क्लाइमेक्स में, एक ही हैबिटेट में रहते हैं। अब एक हैबिटेट रहने के नाते जो स्वीट पोटैटो है रूट, वो तो जो है क्या हुआ, फूड स्टोरेज के नाते फूल गया, और उसी अंडरग्राउंड होने के नाते ये जो स्टेम है पोटैटो का, वो भी क्या हुआ, फूड स्टोरेज करके क्या हुआ, वो भी स्वेल्ड अप हो गया। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर में समानता तो है लेकिन फंक्शन में, स्ट्रक्चर में डिफरेंस तो है लेकिन फंक्शन में क्या है, सिमिलरिटी है। फूड स्टोरेज दोनों का काम फूड स्टोरेज, एक रूट होकर के फूड को स्टोर कर रहा है, दूसरा स्टेम होकर के फूड को स्टोर कर रहा है, तो फंक्शन एक जबकि स्ट्रक्चर डिफरेंट। तो ये भी क्या है, ये भी आपके एनालॉगस ऑर्गन के एग्जांपल हैं। आइए कुछ और भी एग्जांपल के बारे में हम लोग देखते हैं। आइए एक बेटा एक क्वेश्चन थोड़ा सा ब्रॉड में पूछा जाता है या कई बार पूछा गया है, पहले हम लोग उसको देख लेंगे तो जो और एनालॉगस ऑर्गन के एग्जांपल होंगे वो हम देखेंगे। क्या है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि जो सलभ हैं या स्लॉथ हैं उसके द्वारा जो है इवोल्यूशन के, कौन सा इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो किया जा रहा है। इसमें क्या है, एक दिया है इंग्लैंड में, इंग्लैंड के जंगलों में जब वहाँ पर उद्योग नहीं थे 1850 ईस्वी में, क्या था, जब वहाँ पे इंडस्ट्री वाले नहीं थे तो क्या था, वहाँ जो वृक्ष हुआ करते थे उनके ट्रंक कैसे होते थे, लाइट इन कलर, हल्के रंग के होते थे। ठीक है, क्यों हल्के रंग के होते थे, क्योंकि उसमें एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन नहीं था, और दूसरी चीज प्रेजेंस ऑफ उनकी तनों पर, उनके ट्रंक पर क्या होते थे, लाइकेंस होते थे। तो लाइकेंस होने की वजह से क्या होता था, वो हल्का सा मडी व्हाइट कलर के होते थे, और उस समय उस एनवायरनमेंट में जो मोथ थे, कौन थे, मोथ, वो क्या थे, डार्क विंग वाले और व्हाइट विंग वाले। यहाँ देखिए ये एनसीईआरटी का फिगर है, ये डार्क विंग वाले और ये व्हाइट विंग वाले। तो क्या था, ये डार्क विंग वाले व्हाइट विंग वाले क्या करते थे, इन तनों पे आकर के छिप जाते थे। छिपने में क्या होता था, जो डार्क विंग वाला था वो क्या होता था, ये जो लाइट विंग वाला या व्हाइट विंग वाला जो था, इसके व्हाइटिश होने की वजह से ये इसमें रंग से रंग मिल जाता था, कैमोफ्लेज मिमिक्री कर जाता था और इसके रंग में मिल जाता था, जिसकी वजह से इसके जो प्रीडेटर्स होते थे ये इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे। तो क्या था, उस समय इनका पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो किया, जबकि ये जो डार्क विंग वाले थे वो इजिली आइडेंटिफाई कर लिए जाते थे और प्रेडेटर्स के द्वारा मारे जाते थे। तो इनका नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन इनका नेचुरल सिलेक्शन हो गया, इनका नेचुरल सिलेक्शन हुआ, होने की वजह से इनका क्या हुआ, पॉपुलेशन ग्रो किया। अब ध्यान दीजिए कंडीशन क्या थी, लेकिन यहां पर ये भी किस चीज का प्रूफ दे रहे हैं, दोनों सेम स्ट्रक्चर, यानी इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये व्हाइट है ये डार्क है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है लेकिन फंक्शन क्या है, फ्लाइंग, दोनों का फंक्शन फ्लाइंग का है, इसलिए ये दोनों व्हाइट और डार्क विंग में क्या हुआ, एनालॉगस ऑर्गन हुए। लेकिन इनका इवोल्यूशन किस पर डिपेंड हुआ, हैबिटेट के आधार पर। हैबिटेट इनका जब इनके लिए सुटेबल था, व्हाइट विंग के लिए, जब ये जब पॉल्यूशन नहीं था 1850 में, ये जो ट्री के ट्रंक थे जब व्हाइट कलर के थे या लाइट कलर के थे, तो ये व्हाइट विंग वाले मोथ क्या करते थे, वहां पर इजिली क्या होते थे, अपने को हाइड कर लेते थे, यानी इनको जनरली क्या था, इनके प्रेडेटर्स इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे और ये बच जाते थे, जबकि ये इजिली आइडेंटिफाइड हो जाते थे और ये
मारे गए, इनका पॉपुलेशन क्या हुआ, घटना शुरू हो गया। लेकिन देखिए सिचुएशन चेंज हो रही है 1920 में, जब वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी बहुत सारे उद्योग कारखाने लग गए, वहां का जो पॉल्यूशन का रेट क्या हुआ, बढ़ गया, पॉल्यूशन इंक्रीज कर गया। इसके साथ साथ जो कार्बन थी वो रिलीज हुई, जो कालिक थी वो रिलीज हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां का पॉल्यूशन क्या हुआ, पॉल्यूटेड हो गया। तो पॉल्यूटेड होने की वजह से क्या था, लाइकेंस वहां से क्या हुए, डिसअपीयर्ड हो गए। लाइकेंस जब डिसअपीयर्ड हो गए तो उनके ट्रंक क्या हो गए, उनके ट्रंक इस प्रकार से ब्लैक हो गए। ये देख रहे हैं, इनके ट्रंक इस प्रकार से ये ब्लैक हो गए, ब्लैक हो गए। तो जब टैंक ब्लैक हो गया तो अब कंडीशन बदल गई। अब जो डार्क विंग वाले थे, डार्क विंग वाले क्या हुआ, इस डार्क ट्रंक पर हाइड करने में, अपने को छिपाने में सक्षम हो गए, और प्रीडेटर्स इनको जनरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, और व्हाइट विंग वाले इजीली आइडेंटिफाई कर लिए जाते थे, जिसकी वजह से ये शिकार हो जाते थे। तो 1920 के पश्चात क्या हुआ, ये व्हाइट विंग वाले मोथ का पॉपुलेशन डिक्रीज कर गया। इवोल्यूशन यानी इनका नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुआ। 1850 के लगभग एनवायरनमेंट इनको सेलेक्ट किया, लेकिन 1920 के बाद एनवायरनमेंट ने इनको सेलेक्ट किया। ये जो है सेलेक्टेड हुए और इनका पॉपुलेशन ग्रो किया, इनका पॉपुलेशन ग्रो किया, इनका पॉपुलेशन क्या हुआ, घट गया। जबकि 1850 में इनका पॉपुलेशन ग्रो किया और इनका क्या हुआ, घट गया। तो इस प्रकार से ये सब खेल किस चीज का है, ये सब खेल है इनके विंग्स में जो मेलेनिन थे, जिनकी वजह से इनको डार्कनेस मिलती थी या लाइटनेस मिलती थी, वह इनकी एवोल्यूशन में किस प्रकार से सहायक हुए या क्या हुए, नेगेटिव इफेक्ट रखे, जिसकी वजह से एक समय ये ग्रो किए और एक समय ये ग्रो किए, सिचुएशन बदला। तो ऐसे ही बेटा इस एग्जाम्पल का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट किसी एक जीव के लिए अगर आज फ्रूटफुल है, लाभदायी है, जरूरी नहीं है कि कल इसी प्रकार के लक्षणों वाले जीव के लिए वो फ्रूटफाई होगा या लाभदायी होगा। हो सकता है उसके लिए एडवर्स सिचुएशन क्रिएट हो जाए और उसका पॉपुलेशन डिग्रोथ करने लगे। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर कुछ और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं एनालॉजी के। ठीक है, जैसे बायोकेमिकल सिमिलरिटीज इन डिफरेंट लिविंग्स विथ सेम फंक्शन एक्सप्लेन्स कॉमन एंसेस्ट्री। ठीक है, यहाँ क्या है, दुनिया के जितने जीव हैं उन सभी जीवों में जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, जो जीन है, मोर ओवर किसी एक चीज को बनाने के लिए जो जीन है वो सिमिलर है। जैसे पेप्सिन को बनाने वाला जो जीन है वो हर जीवों में समान है, और प्रोटीन है और जीन क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, और सिमिलर होकर के क्या करते हैं, डिफरेंट जीव डिफरेंट है, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन उनमें उपस्थित जो जीन्स या प्रोटीन्स हैं वो सिमिलर होते हैं। इसलिए ये क्या शो कर रहे हैं, ये भी डाइवर्जेंट क्या कर रहे हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को ये क्या कर रहे हैं, ये प्रूव कर रहे हैं। आइए ब्रीड्स, हम लोग आजकल जो है एनिमल्स या प्लांट्स का जो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में क्या करते हैं, डिफरेंट प्रकार के क्या करते हैं, हाइब्रिड्स उत्पन्न करते हैं। ये हाइब्रिड्स क्या करते हैं, ये हाइब्रिड्स क्या होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में सेम चेंज हो जाते हैं, लेकिन फंक्शन सेम होता है। जैसे कुत्ते की नस्ल को हम बदल दें तो कुत्ते का नस्ल बदल जाने से क्या होता है कि उसका ये मॉर्फोलॉजी उसकी चेंज हो जाती है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, लेकिन फंक्शन तो कुत्ते जैसा ही करेगा वो। तो इस प्रकार से यहाँ भी क्या होता है, वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है और या एनालॉजी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन ये है कि यदि हम हाइब्रिड के द्वारा बहुत ज़्यादा एक वर्ष में, महीने में, साल में अगर हम कोई न्यू स्पीसीज जनरेट करने में सफल हो जा रहे हैं, तो नेचर स्लोली थाउजेंड्स ऑफ ईयर, लैक्स ऑफ ईयर्स में इवोल्यूशन को क्यों नहीं कर सकी होगी। अर्थात
करने में सक्षम है। यहाँ से भी ये ब्रीडिंग भी हमें बताता है कि यदि हम बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर हम किसी लिविंग में महीने, दिन महीने, हफ्ते या साल में कोई नई प्रजाति को उत्पन्न कर सकते हैं ब्रीडिंग के द्वारा, तो हमारा नेचर स्लोली हजारों लाखों सालों में क्यों नई प्रजाति को उत्पन्न नहीं कर सका होगा, अर्थात वो भी सक्षम होगा। ठीक है, ये बात बताई गई। आगे चीज है कुछ एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन में क्या है बेटा, मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार के माइक्रोब्स को मारने के लिए जो हर्बोसाइड या पेस्टिसाइड हम यूज करते हैं, तो होता क्या है, समय के चलते चलते बार बार इसको यूज करने लगते हैं, तो इस जो माइक्रोब्स की जो पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन में से सब नहीं, कुछ हर्बोसाइड्स, कुछ माइक्रोब्स में इस हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड के लिए रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी होती है। और क्या होता है, मोर ओवर तो मर जाते हैं, लेकिन जो कुछ शेष बचते हैं वो शेष ही क्या होते हैं, डेवलप करके क्या होते हैं, रेसिस्टेंट हो जाते हैं। तो इनकी क्या होती है, जब हम इनको यूज करते हैं, इनकी यूज करने से हमें उस माइक्रोब्स के पॉपुलेशन में कौन रेसिस्टेंट नेचर का है वो पता हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पेस्टिसाइड की यूज करने के बाद जो रेसिस्टेंट नेचर वाले हैं और जो कॉमन नेचर वाले हैं, जो नॉन रेसिस्टेंट हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर में तो सिमिलर होते हैं, लेकिन जब कोई इवेंट्स आता है, कोई एडवर्स सिचुएशन आती है, उस एडवर्स सिचुएशन में आकर के तब पता चलता है कि वास्तव में इसमें कौन रेसिस्टेंट वैरायटी है, इसमें कौन न्यू स्पीशीज है। तो एडवर्स सिचुएशन एनवायरनमेंट का हमेशा एक न्यू स्पीशीज को ग्रो करने का चांस देती है या उसको डेवलप करने का चांस देती है। तो इस प्रकार से वेरिएंट माइक्रोब्स विद सेम फंक्शन, डिफरेंट तो स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर तो वेरिएंट्स हो जाने की वजह से क्या होता है, इंटरनली उनका जो है स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, लेकिन क्या होता है, फंक्शन में वो सेम ही होते हैं। इससे ये भी क्या होते हैं, ये एनालॉगस ऑर्गन के एग्जाम्पल होते हैं। बेटा यहाँ एक चीज येलो कलर से कुछ लिखा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो इवोल्यूशन है ना, इट इज स्टोकेस्टिक, क्या है, स्टोकेस्टिक प्रोसेस, माने प्रसंभावना, क्या है, प्रसंभाव्य प्रक्रम है। ये क्या है, प्रसंभाव्य प्रक्रम है। अब आप प्रसंभाव्य क्या मतलब क्या हुआ, यानी ये संभावनाओं के आधार पर जीव और प्रकृति के पर्यावरण, म्यूटेशन, ये सब क्या होते हैं, प्रकृति के प्रभाव के आधार पर यानी संयोग पर निर्भर करते हैं। किसी जीव का जो इवोल्यूशन है वो इवोल्यूशन उसके संयोग पर निर्भर करता है कि वो कैसा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अवसरवादी, इसका अगर हिंदी में ट्रांसलेशन करें तो विकास एक प्रसंभाव्य प्रक्रम है जो प्रकृति के संयोग, अवसरवादी घटनाओं और जीवों के संयोग जन्य उत्परिवर्तन पर आधारित होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आकर के अब हम क्या हो रहा है, यहाँ पर आकर के क्या है, एक जो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन है वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, very thanks to you, and now I wish like and share and also prepare your notes as per given in this digital board. Thank you, wish you good luck.